अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरअसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 105 105। राजा साहब भी अनाड़ी नहीं, खुद ही गौर करें। और आपने जिस इलाके की खाना तलाशी नहीं ली उस इलाके में भी चले जाएं। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं एसपी साहब से आपकी कोई शिकायत नहीं करूँगा, बल्कि आपकी तारीफ करूँगा कि आपको मशकूक सी रिपोर्ट मिली तो उस पर भी आपने फौरन अमल किया। पुलिस कप्तान आ रहा है। बाहर से किसी की पुकार सुनाई दी। एक हेड कांस्टेबल दौड़ता हुआ राजा शेर खान के दफ्तर में दाखिल हुआ और बोला, पुलिस कप्तान आ रहा है। इंस्पेक्टर फजल हुसैन की बात वहीं रह गई और तीनों दौड़ते हुए बाहर निकले। आज मुल्क के सदर की कोई इतनी परवाह नहीं करता जितना रोब उस जमाने में एक अंग्रेज डीएसपी या एसपी का हुआ करता था। पुलिस कप्तान एक बड़ा ही खौफनाक लफ्ज था। पुलिस कप्तान जिस इलाके में जाता था वहां तो यूं लगता था जैसे मवेशियों पर भी सख्ता तारी हो गया हो। ये डीएसपी तो बड़ा ही सख्त और फिरौनों की नस्ल का अंग्रेज अफसर था। तीनों थानेदारों ने पहले तो उसे सैल्यूट किया। मैं उस मंजर का ऐनी शाह तो नहीं, लेकिन मैं जानता था कि सैल्यूट करके तीनों किस तरह उस अंग्रेज पुलिस कप्तान के आगे झुके होंगे। पुलिस कप्तान उनके सैल्यूट और दरबारी तर्ज के इस्तकबाल को नजरअंदाज करते हुए थाने के दफ्तर में चला गया और तीनों उसके पीछे पीछे गए। सबसे पहले उसने इंस्पेक्टर फजल हुसैन के बारे में पूछा कि ये कौन है। अनवर अली सैयद ने उसे तफसील से जवाब दिया और ये भी बताया कि इस वारदात का ताल्लुक इसी के भाइयों और इसी के घर के साथ है। क्या आपको मालूम है कि आपके भाइयों ने मफरूर सब इंस्पेक्टर सिकंदर को पनाह दी है? डीएसपी ने इंस्पेक्टर फजल हुसैन से पूछा। साबिर बहादुर फजल हुसैन ने जवाब दिया, आप इन दोनों सब इंस्पेक्टरों से कारगुजारी की रिपोर्ट ले लें। मुझे यहाँ मौजूद रहने की इजाजत दें तो मैं मौजूद रहता हूँ। आप इधर मौजूद रहें, डीएसपी ने कहा और फिर सब इंस्पेक्टर अनवर अली सैयद से मुखातब हुआ, रिपोर्ट दो। अनवर अली सैयद ने पुलिस की जुबान में और पुलिस के अंदाज से पूरी रिपोर्ट पेश कर दी और फिर उसने सब इंस्पेक्टर राजा शेर खान से कहा कि वो अपनी रिपोर्ट पेश करे। और तुम दोनों को चोरी की घोड़ी के सिवा कुछ नहीं मिला, डीएसपी ने कहा और इंस्पेक्टर फजल हुसैन की तरफ देखा। साबिर बहादुर फजल हुसैन ने कहा, आप मुझे बोलने की इजाजत दें। डीएसपी ने सर हिलाया तो फजल हुसैन ने कहा, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करूंगा। मेरे डीएसपी साहब और एसपी साहब बहादुर से पूछें कि मैं कैसा पुलिस इंस्पेक्टर हूं और मैंने कैसे कैसे खतरनाक मुलजमों को पकड़ा है। मफरूर सब इंस्पेक्टर सिकंदर के साथ मेरा दोस्ताना ताल्लुक किस तरह हो सकता है, बल्कि उसके साथ मेरी जाती दुश्मनी पैदा हो गई है। तुम्हारे भाइयों की उसके साथ दोस्ती होगी, डीएसपी ने कहा। वो तो सिकंदर को जानते ही नहीं, साबिर बहादुर फजल हुसैन ने कहा। एक बार सिकंदर मेरे थाने के इलाके में आ गया और मुझे बिल्कुल सही रिपोर्ट मिल गई थी कि वो किस जगह है। मैंने उसी वक्त उस जगह को घेरे में लेकर छापा मारा था। सिकंदर अपने साथियों के साथ एक पहाड़ी के ऊपर था। उनके पास बंदूकें और रिवाल्वर थे। मैं अपनी नफरी के साथ नीचे था। मेरे साथ थाने की जो नफरी थी वो बहुत थोड़ी थी। मेरी पोजीशन हर लिहाज से कमजोर थी। सिकंदर ने ऊपर से फायर भी किया और मुझे ललकारा भी, और वो ऊपर ही ऊपर से दूसरी तरफ निकल गया। उसने मुझे ललकार कर कहा था कि मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा और तुम्हें जिंदा उठा लाऊंगा। मैंने उसकी ललकार का यही जवाब दिया था कि मैं भी तुम्हें गोली नहीं मारूंगा और जिंदा गिरफ्तार करूंगा। दूसरी दफा उसकी मौजूदगी की इत्तला एक और जगह मिली। शायद साबिर बहादुर ने यह वाकया सुना होगा कि लेफ्टिनेंट गुलबर्ड साहब की मेम साहब अगवा हो गई थी। हमने सुना था, डीएसपी ने कहा। वो लेफ्टिनेंट गुलबर्ड की मेम साहब थी और लेफ्टिनेंट गुलबर्ड मारा गया था और मरने से पहले उसने अपनी मेम साहब को गोली मार दी थी। क्या तुम उसके साथ थे? हाँ, साबिर बहादुर फजल हुसैन ने जवाब दिया। मुझे लेफ्टिनेंट गुलबर्ड साहब के मातहत कर दिया गया था। उस वक्त भी मफरूर मुलजम अपने साथियों के साथ पहाड़ी पर पोजीशन में था।
और उसने वहां भी मुझे ललकार कर कहा था कि मैं तुम्हें गोली मार सकता हूं, लेकिन तुम्हें जिंदा रखूंगा कि मुझे पकड़ो। साबे बहादुर, आप मेरे थाने के इलाके के तमाम नंबरदारों और मुखबरों वगैरह से पूछ सकते हैं कि मैंने सबको इस काम पर लगा दिया था कि वो सिकंदर का सुराग लगाएं, और मैंने ये भी कहा था कि अगर मैंने सिकंदर को पकड़ लिया तो 10,000 रुपया मैं नहीं लूंगा, बल्कि उस आदमी को दे दूंगा जो उसका सुराग देगा। इंस्पेक्टर फजल हुसैन ने उसी तरह के एक दो वाकयात सुनाकर डीएसपी पर यह साबित करने की कोशिश की कि वह मुझे अपना जाती दुश्मन समझता है। और ये तो मैं भी जानता था कि ये तीनों थानेदार भी जानते थे कि उस अंग्रेज डीएसपी को सिर्फ मेरी गिरफ्तारी के साथ दिलचस्पी है। एक घोड़ी की चोरी या एक औरत का अगवा उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता था। ये तो उसे मालूम था कि थानेदारान वारदातों की तफ्तीश में कोताही नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो सजा पाएंगे। लेकिन घोड़ी और यूब की बहन का अगवा मेरे साथ नहीं हो रहा था, इसलिए डीएसपी ने उन दोनों वारदातों में भी दिलचस्पी लेने लगा। अगर मेरा जिक्र ना होता तो डीएसपी ये कहकर चला जाता कि मुल्ज़म फौरन पकड़ो और मुझे रिपोर्ट दो। लिहाजा उसने खुद ही बयान लेने शुरू कर दिए और फजल हुसैन को बाहर निकाल दिया। सबसे पहले उसने अयूब को अंदर बुलाया। ये नहीं बताया जा सकता कि अयूब ने क्या बयान दिया था, इतना तो मुझे मालूम था कि वो क्या कहेगा, लेकिन ये मालूम ना हो सका कि अंग्रेज डीएसपी ने उस पर क्या जिरा की थी। फजल हुसैन को दफ्तर से भेजते हुए यह नहीं कहा गया था कि वो अपने भाइयों से ना मिले। उससे उसने ये फायदा उठाया कि वो भाइयों के पास बैठ गया और भाइयों ने उसे सही वाकया सुना दिया और मेरे मुतलक भी बता दिया कि मैं कहाँ हूँ। फजल हुसैन ने उन्हें बहुत सी बातें समझा दी और बता दिया कि डीएसपी को वो क्या बयान दे। मैंने आपको बताया है कि तजम्मुल और मुनव्वर मेरे कहने पर अजरा के मरने की इतला फजल हुसैन को नहीं दी थी। अब फजल हुसैन ने मुनव्वर से पूछा, उसने उसे इतला क्यों नहीं दी? आप मुझसे नाराज थे कि मुझे अजरा के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुनव्वर ने जवाब दिया, आपने खत में यह भी लिखा था कि तुमने सारे खानदान की बेइज्जती कर दी है। मैंने इसीलिए आपको इतला नहीं दी कि आप नहीं आएंगे। तुमने सिकंदर की ये बात मानकर गलती की है कि थाने में रिपोर्ट नहीं की। फजल हुसैन ने कहा, अगर तुम रिपोर्ट देते तो थानेदार फौरन पहुंच जाता, और ये अल्फाज जो तुम्हारी बीवी ने सिकंदर से कहे थे कि अयूब को पकड़ो, अगर यही अल्फाज राजा शेर खान के कान में पड़ जाते तो वो उसे नज़ई बयान के तौर पर लिख लेता और यही अल्फाज अयूब को सजाए मौत दिला सकते थे। नहीं भाईजान, तजम्मुल ने कहा, थानेदार के आने तक वो जिंदा नहीं रह सकती थी। यहाँ से तफ्तीश एक और रास्ते पर चल पड़ी। इससे मालूम होता है कि अयूब ने डीएसपी को भी बयान देते हुए कह दिया था कि अजरा को मुनव्वर ने खुद कत्ल किया है। चूंकि अजरा का ताल्लुक अयूब से भी बनता था और अजरा मेरी खालाजाद भी थी, इसलिए डीएसपी ने उस नुक्ते को पकड़ लिया और वो उसी पर जोर देने लगा। उसने तजम्मुल का बयान लेने से पहले ये पूछा कि तुम्हारे भाई की बीवी किस तरह मरी थी, और फिर उसने मुनव्वर का बयान लेने से पहले उससे यही सवाल पूछा था। दोनों भाइयों का एक ही जवाब था कि अजरा कभी कभी नींद में चल पड़ती थी और वो इसी कफियत में ही कहीं छत पर चली गई और गिर पड़ी। मैं इन सब के बयानात नहीं सुना रहा, वरना इन बयानात की एक ही किताब बन जाएगी। अंग्रेज डीएसपी ज्यादा गहराई में चला गया। उसने उस नौकर को भी बुला लिया था जिसने पहले ये बयान दिया था कि वो घोड़ी को टहलाई के लिए ले जाया करता था और उसे अयूब मिला था और अयूब ने घोड़ी खरीदने की बात की थी। फिर अयूब ने ये अल्फाज कहे थे कि घोड़ी को संभाल कर रखना। अनवर अली सैयद और राजा शेर खान ने उस नौकर का जिक्र डीएसपी के साथ खास तौर पर किया था। डीएसपी ने उसे बयान के लिए बुलाया। उस नौकर ने यह भी कहा था कि अयूब की दोस्ती उस इलाके के दो बदमाशों के साथ है जो शायद डकैती की वारदातें भी करते हैं। उस नौकर से डीएसपी ने बयान लिया। बेशक वो बड़ा चालाक और होशियार आदमी था, लेकिन एक अंग्रेज डीएसपी और दो थानेदारों के सामने उसकी चालाकी नरम पड़ गई। उससे ये पूछा गया कि वह दो बदमाश कौन हैं जिसके साथ अयूब की दोस्ती है। उसने दो आदमियों के नाम बता दिए।
इत्तेफाक से वो उन आदमियों को जानता था और एक बार उसने अयूब को उनके साथ कहीं जाते देखा था, लेकिन उस वक्त उस शख्स को यह मालूम नहीं था कि अयूब कौन है और उसका मेरे साथ या मुनव्वर की बीवी अजरा के साथ कोई ताल्लुक हो सकता है। उसने उन दोनों के नाम बता दिए। उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि अजरा के अगवा और आबरू रेजी की वारदात में उन दोनों का हाथ हो सकता है। ये दोनों आदमी एक ही गांव के रहने वाले थे और ये गांव थाने से 1 या 1.5 मील दूर था। उन्हें उसी वक्त बुला लिया गया। डीएसपी ने दोनों थानेदारों को हुक्म दिया कि जब ये आदमी आए तो पहले इनकी खूब मार पटाई की जाए और फिर उनसे बयान लिए जाएं। उसने ये हुक्म इसलिए दिया था कि राजा शेर खान ने ये दोनों नाम सुनते ही डीएसपी को बताया था कि ये दोनों आदी मुजरम हैं और सजा याफ्ता भी हैं। वो दोनों आए तो एक को अनवर अली सैयद और दूसरे को राजा शेर खान अलग ले गए। चूंकि उन्हें डीएसपी ने हुक्म दिया था, इसलिए उन्होंने एज़ा रसानी की हद कर दी। उनमें से एक ने अकबयाली बयान दे दिया कि अजरा को उसने अपने उस साथी और अयूब के साथ मिलकर अगवा किया था। बाग में से लड़की को अयूब ने उठाया था, उसने कहा, और फिर उसने लड़की को हम दोनों के हवाले कर दिया था और खुद शहर चला गया था। क्या अयूब आबरू रेजी में शामिल नहीं था? नहीं, उस शख्स ने जवाब दिया। अयूब उस ठिकाने तक गया ही नहीं था जहां हमने लड़की को रखा था। वो लड़की को हमारे हवाले करके उसी वक्त शहर चला गया था। वो इसलिए हमारे साथ नहीं रहा था कि लड़की उसे पहचान लेगी, और दूसरी वजह यह थी कि वो फौरन शहर जाकर यह साबित करना चाहता था कि वो वकुआ के वक्त शहर में था। उसने ये भी बयान दिया कि लड़की पर उन्होंने अयूब के कहने पर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया था और अयूब ने उन्हें कहा था कि जब ये मर जाए या मरने वाली हो जाए तो रात के वक्त उसे वहीं फेंक आना जहां से उठाई थी। सब इंस्पेक्टर अनवर अली सैयद ने डीएसपी को इतला दी कि इस मुल्जम ने अकबाले जुर्म कर लिया है। उस वक्त मुल्जम की हालत यह थी कि वह पांव पर खड़े होने के काबिल नहीं रहा था। डीएसपी के कहने पर उसने एक बार फिर अपना अकबाली बयान दिया। उसका दूसरा साथी पत्थर का बना हुआ मालूम होता था, वह नहीं मान रहा था। उसे भी डीएसपी के सामने पेश किया गया तो वह बदस्तूर इनकार करता रहा। अयूब ने भी डीएसपी के सामने इस इल्जाम को तस्लीम ना किया। डीएसपी के हुक्म से उन दोनों को हथकड़ियां लगा ली गई। अकबाली मुल्जम के इस बयान पर कि लड़की को वो बाग में फेंक गए थे, डीएसपी ने कहा कि इन लोगों के बाग में अगर कोई आदमी रात को रहते हैं तो उन सब को फौरन थाने बुलाया जाए। उस बाग में तो पूरी एक फैमिली रहती थी, जिसमें एक औरत थी, 3-4 बच्चे थे और 2 आदमी थे। असल बात छुपाने का अमकान खत्म हो गया था। उन सब को थाने में हाजिर किया गया। ये गरीब और नादार से लोग झूठ बोलने की जुर्रत नहीं कर सकते थे। जरा से रोप के नीचे आ गए और उन्होंने बता दिया कि बाग में लड़की फला जगह पड़ी हुई थी और वह उसे 4 पाई पर डालकर बड़ी हवेली में ले गए थे। क्या चौधरी ने तुम्हें कुछ कहा था? हाँ हजूर, इस फैमिली के दोनों आदमियों ने यही जवाब दिया। चौधरियों ने यह कहा था कि किसी को ना बताना कि बीबी को बेहोशी की हालत में बाग से उठाया गया था। हमने अपनी औरतों और बच्चों को भी अच्छी तरह समझा दिया था कि वो इस मामले में खामोश रहे। डीएसपी ने तजम्मुल और मुनव्वर को बारी बारी अंदर बुलाया और उन्हें बाग के नौकरों के बयानात बताकर पूछा, अब बताओ असल मामला क्या है? दोनों भाइयों ने इन बयानात को सही तस्लीम कर लिया और इस किस्म के बयान दिए कि ये तो मालूम नहीं किया जा सकता था कि लड़की को किसने अगवा किया गया। अगर थाने में रिपोर्ट करते तो अपनी ही बेइज्जती थी, मुल्जमों का कोई सुराग ना था। हम इज्जत और रोब वाले लोग हैं। दोनों भाइयों का बयान तकरीबन एक ही जैसा था। हमारे साथ ऐसा वाक़या कभी पेश नहीं आया था। हमारी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं, इसलिए हमने अपनी इज्जत की खातिर खामोश रहना ही बेहतर समझा। तुम लोगों ने लड़की के अगवा की रिपोर्ट भी थाने में नहीं दी थी। उनसे पूछा गया उसकी वह क्या वजह है, तो जम्मल ने वही वजह दोहराई कि वो अपनी इज्जत की खातिर चुप रहे। लेकिन मुनव्वर का बयान जरा मुख्तलिफ हो गया। मुझे लड़की पर शक हो गया था, मुनव्वर ने जवाब दिया। मुझे ख्याल आया कि ये मेरे साथ घर से निकल आई थी,
हालांकि इसके साथ मेरी नहायत मुख्तसर एक ही मुलाकात हुई थी। मुझे शक ये हुआ था कि मेरी बीवी, जिसमें अच्छे चाल चलन की लड़की समझता रहा था, वो दरअसल ठीक नहीं थी और किसी और के साथ चली गई है। जब वो इस हालत में बाग में पड़ी हुई मिली तो मैं समझा कि इसके साथ धोखा हुआ है। मैंने यकीन ही नहीं किया था कि इसे अगवा किया गया था। एक वजह यह भी थी कि मैंने थाने में रिपोर्ट देना ज़रूरी ना समझा। चूंकि उसका कफन दफन मेरे फ़र्ज था, इसलिए मैंने फ़र्ज अदा कर दिया, लेकिन उसकी लाश को ज़्यादा देर घर में नहीं रहने दिया। शाम से पहले दफन कर दिया। मुनव्वर का यह बयान बिल्कुल बेबुनियाद था। सूरत हाल बड़ी खतरनाक हो गई। जब ये बयान हो रहे थे उस वक़्त मैं पिंजरे में बंद पंछी की तरह फड़फड़ा रहा था, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। अगर उस वक़्त मुझे पता चल जाता कि इंस्पेक्टर फजल हुसैन और उसके भाइयों के लिए ये सूरत हाल पैदा हो गई है, तो मैं सायरा को साथ लेकर थाने पहुंच जाता और डीएसपी से कहता कि इन सब को छोड़ दो और मुझे गिरफ्तार कर लो। फजल हुसैन ने मुझ पर बड़ा एहसान किया था कि अपने गांव में मुझे भेज दिया था। बेशक उसने मेरे इस एहसान का सिला दिया था कि मैंने उसके अकलौते बेटे को जिंदा छोड़ दिया था और उसे कहा था कि अपने बाप के पास चले जाओ। लेकिन मैं ऐसे अखलाक का आदमी नहीं था। मैं तो समझता था कि इन भाइयों ने मुझ पर एहसान किया है। फजल हुसैन की ये कुर्बानी मामूली सी नहीं थी कि उसने 10,000 रुपये को लात मार दी थी। आप शायद सोच ना सकें कि उस वक़्त 10,000 रुपये कितनी बड़ी दौलत थी और ये कोई मामूली कुर्बानी नहीं थी। इस दौरान सायरा ने मेरे साथ ऐसा रवैया इख्तियार कर लिया था जैसे मैं उसका अकलौता बच्चा हूँ या अकलौता भाई हूँ या ऐसा खामद हूँ जो उसे खानकाहों और मज़ाराओं पर मन्नतें मान मान कर हासिल हुआ हो। मैं कमरे से बाहर निकलने लगता था तो वो मुझे रोक लेती थी और कहती कि जब तक पुलिस यहाँ है बाहर नहीं जाने दूंगी। सिकंदर, एक रात उसने बड़े ही जज्बाती अंदाज में कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं पुलिस के पास चली जाऊं और अस्टाम लिख कर दे दूं कि सिकंदर की जगह मुझे फांसी दे दो? कानून ऐसी इजाज़त देता है? नहीं सायरा, मैंने हंसते हुए कहा, सज़ा उसी को मिलती है जो जुर्म करता है। वो इस कदर जज्बाती हो गई थी कि मेरा जवाब सुनकर उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। मालूम नहीं वो मुझसे किस किस्म के रवैये की तवक्का रखती थी, लेकिन मैं इन हालात में इतना जज्बाती ना हो सकता था, ना मुझे होना चाहिए था। मैंने उसे कहा कि वो सो जाए। वो अपनी चारपाई पर जाकर लेट गई। मैं समझा कि वो सो गई होगी। मेरा जहन कच्चे से उस मकान की दीवारें तोड़कर थाने पहुंच गया। मेरा खून खौल रहा था और बेचैनी का ये आलम कि मैं बार बार करवट बदलता था। सो जाने का तो सवाल ही खत्म हो गया। मेरा जहन इस कदर उलझा हुआ था कि मैं भूल ही गया कि सायरा भी उस कमरे में मौजूद है। मैंने अपने माथे पर नरम सी कोई चीज रेंगती हुई महसूस की। मेरा हाथ माथे पर आ गया और उसके साथ ही धीमी सी आवाज आई, सिकंदर। सायरा, मैं बम की तरह फटा। तुम सो क्यों नहीं जाती? मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? वो बिदक कर पीछे हट गई। मैं बोला ही बड़ी जोर से था। वो अपने बिस्तर पर जा बैठी। मुझे जरा भी अफसोस ना हुआ। मैंने एक मजबूर और बेबस लड़की को डरा दिया था। मालूम नहीं किस वक़्त मेरी आंख लग गई और मालूम नहीं मैं कितनी देर सोया रहा। मेरी आंख खुल गई। सायरा मेरे पलंग पर बैठी थी। क्या बात है सायरा, नाराज हो? सायरा ने ऐसे पूछा जैसे सिसकी ली हो। तुम सोई नहीं? 1 घंटे से तुम्हारे पास बैठी हुई हूं, सायरा ने कहा। तुम शायद मुझे समझे नहीं। मुझे उस पर तरस आ गया। नहीं सायरा, मैंने कहा, नाराज होने की कोई बात नहीं। तुम अभी तक नहीं समझी कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। मेरा जहन किसी और तरफ होता है तो उस वक़्त कोई मुझे बुलाए तो गुस्सा सा आ जाता है। उसने सुकून का लंबा सा सांस लिया। मुझे गलत तो नहीं समझ रहे? नहीं सायरा, मैंने जवाब दिया। अगर तुम गलत होती या मैं गलत समझता तो तुम ज्यादा देर तक मेरे पास ना रहती। जाओ, अब सो जाओ।
उसने मेरे माथे पर और सर पर हाथ फेरा और अपने बिस्तर पर चली गई। वो चली तो गई, लेकिन मुझे यूं लगा जैसे मेरे इर्द गिर्द जंजीरें लपेट गई हो। मैंने जरा मुश्किल से ही ये जंजीरें तोड़ी और मेरा जहन फिर उसके कमरे से बाहर निकल गया। अगले रोज दोपहर का वक्त था कि मैं जिन दो भाइयों के घर में छुपा हुआ था वो इकट्ठे वापस आए। वो सुबह सवेरे निकल गए थे। उन्होंने बताया कि इंस्पेक्टर फजल हुसैन अपने दोनों भाइयों के साथ वापस आ गया है और उन भाइयों को उस इतला के अलावा और कुछ भी मालूम नहीं था। मैं सारा दिन इंतजार करता रहा कि इंस्पेक्टर फजल हुसैन मेरे पास आएगा। वो शाम के बाद जब रात गहरी हो गई तो आया और उसने मुझे गले लगा लिया। तजम्मुल और मुनव्वर कहाँ है? सबका आना ठीक नहीं था, उसने जवाब दिया। तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है? इंस्पेक्टर फजल हुसैन ने मुझे ये सारी रोयदाद सुनाई जो मैं आपको सुना चुका हूँ। मेरा ख्याल था कि तुम यहाँ कुछ अरसे तक महफूज रहोगे, उसने कहा। फिर तुम्हारे फरार की बात पुरानी हो जाएगी। उसने सायरा की तरफ देखकर मुझसे पूछा, क्या ये है उसकी बहन? मेरा जवाब सुनकर उसने उस मकान में रहने वाले आदमियों को आवाज दी। दोनों दौड़े आए। इस लड़की को अपने पास बिठाओ। इंस्पेक्टर फजल हुसैन ने उन्हें कहा, इसे आराम से बैठाना, मैं चला जाऊं तो इसे यहाँ भेज देना। सायरा ने मेरी तरफ देखा और मैंने इसे कहा कि वो डरे नहीं, साथ वाले कमरे में चली जाए। सिकंदर, सायरा के जाने के बाद फजल हुसैन ने कहा, मालूम नहीं तुम्हें मेरे भाइयों ने बताया है या नहीं कि हमारे यहाँ औरत कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, उसे इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इस लड़की को तुमने अपने साथ रखा हुआ है। जिस रात उस लड़की को हम यहाँ लाए थे उसी रात तजम्मुल ने मुझे यह बात कह दी थी जो आपने कही है। मैंने कहा, आप फिक्र ना करें, इस लड़की के साथ मेरी उस किस्म की दिलचस्पी है ही नहीं। मेरा दिमाग कहीं और उलझा हुआ है। मैंने देखा कि इस मामले में वो बहुत ही संजीदा था और मेरे साथ जैसे वो इसी मांस बतले पर बात करने आया था। ये हमारे खानदान का एक असूल है जो एक रवायत और एक विरसे की तरह हमें मिला है, इंस्पेक्टर फजल हुसैन ने कहा। इस इलाके पर हमारा रोब, हमारा फैसला और हमारा असर वसूख चलता है। सिकंदर, रोब और दबदबा तो बदमाशों का भी होता है, बल्कि ज्यादा होता है, लेकिन उनकी इज्जत नहीं होती। हमारे रोब में इज्जत और एहतराम भी है। उसकी वजह यह है कि हम दूसरों की इज्जत की हिफाजत करते हैं। औरत खानदान की इज्जत होती है और दूसरों की इज्जत का एहतराम करने वालों पर खुदा राजी रहता है। इसका सबूत यह है कि हमारा खानदान हमेशा मसाइब और मुश्किलात से आज़ाद रहा है। हम पर जो मुसीबत आ गई है ये बहुत बड़ी मुसीबत है। मुनव्वर की बीवी की मौत ने हमारे लिए बड़े ही मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। ये मैं तुम्हें सुनाता हूँ, पहले ज़रूरी बात कर लूँ। तुम देख लेना सिकंदर, हम इन बुरे हालात से साफ निकल आएंगे, लेकिन ये तुम्हारे किरदार पर मुनहसर है। इस लड़की को अमानत समझ कर रखना है, ये बेकसूर है। और सिकंदर, तुम मुझसे छोटे हो, तुम मुझसे ज्यादा अक्ल वाले हो सकते हो, लेकिन अभी तुमने वो तजर्बा हासिल नहीं किया जो मुझे हासिल हुआ है। एक बात याद रखो, ये खुदाई असूल है, बल्कि ये कुदरत का कानून है जो बदल नहीं सकता। औरत को अपने जहन में दाखिल कर लोगे तो जुर्रत और शजात तुम्हारी जात से निकल जाएंगे। औरत को तसव्वुर बनाकर जहन में रखो या उसकी हसीन जिस्म को खिलौना बना लो तो तुम ताकतवर होते हुए भी बुज़दिल हो जाओगे। वो जो कुछ कह रहा था ठीक कह रहा था, मुझे ये तजर्बा हो चुका था। मैंने आपको वो वाक़या सुनाया था जब हमें नवाब के कैद खाने में से फरार कराया गया था और हमने एक गांव में पनाह ली थी। रात को गुलशन आरा मेरे साथ अकेली थी तो मुझ पर शैतान गालिब आ गया था। फिर यूं हुआ कि गुलशन आरा के जिस्म को तो मैं हासिल ना कर सका था, मगर अपनी रूह को मजरूह कर लिया था। एक ऐसे गुनाह ने मेरी रूहानी कुव्वतों को मफलूज कर दिया था जिसका मैंने सिर्फ इरादा किया था। मैं फजल हुसैन से तफ्तीश की रोयदाद सुनना चाहता था, लेकिन उसने लेक्चर शुरू कर दिया था। मैंने उसे बताया कि औरत के मामले में मेरा किरदार क्या है। अब मुझे बताएं कि पुलिस क्या कर रही है। मैंने उससे पूछा, और डीएसपी ने क्या कहा है? मुझे इतला मिल गई थी कि डीएसपी आया है। डीएसपी चला गया है, इंस्पेक्टर फजल हुसैन ने बताया। तजम्मुल और मुनव्वर थाने से आ गए हैं।
हो सकता है कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाए। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मुनव्वर की बीवी की अगवा वगैरह के जुर्म का इकबाल एक मुलजम ने कर लिया है। मैं समझ गया, मैंने कहा। हमारे भाइयों पर यह इल्जाम होगा कि उन्होंने कत्ल को छुपाया है। अदालत में जाकर मुलजमों के वकील ये भी कह सकते हैं कि अपनी बीवी को मुनव्वर ने खुद कत्ल किया है। डीएसपी कह गया है कि एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में अजरा की लाश निकाली जाएगी और पोस्टमार्टम होगा, फजल हुसैन ने कहा। मेरे मुतल्लक बात कहां तक पहुंची है? डीएसपी को सिर्फ तुम्हारे साथ दिलचस्पी है, फजल हुसैन ने कहा। उसने कह दिया है कि घोड़ी की चोरी और अजरा का कत्ल थाने का केस है। उसकी तफ्तीश सब इंस्पेक्टर राजा शेर खान करेगा और अयूब और उसकी बहन की अगवा का केस सब इंस्पेक्टर अनवर अली सैयद के पास रहेगा। लेकिन इस केस पर डीएसपी ने तवज्जो नहीं दी।